भारत में बहुत गुड आफ्टरनून टू ऑल। वेलकम टू फिटफॉर्म। मैं रितु, आपकी सीडीपी टीचर। तो सभी जल्दी जल्दी आ जाइए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा ज्योति यादव जी। और बाकी सब लोग भी जल्दी जल्दी ज्वाइन होते जाइए क्लास में, ताकि आज हम आज की क्लास को स्टार्ट कर सके। ठीक है। और ज्योति जी कैसी हैं, कैसी चल रही है आपकी तैयारी? और एक बार सभी कंफर्म कर देना कि मेरी वीडियो और वॉइस आप लोग के लिए क्लियर है या नहीं। सब कुछ ओके हो तो फिर क्लास को आगे बढ़ाएंगे। एक बार सभी कंफर्म कर देना, जो लोग ज्वाइन हो गए हैं मेरे से वो बताते जाएंगे कि मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर है कि नहीं आपके लिए। तो फिर क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो क्लास स्टार्ट हो चुकी है सीडीपी की, तो सभी जल्दी जल्दी ज्वाइन होते जाइए। तो थोड़ा सा मैं इंफॉर्मेशन दे देती हूँ सबको फिलर फॉर्म के बारे में, ताकि और लोग भी ऐड होते जाए। तो जो फिलर फॉर्म की हमारी अपनी इंस्टाग्राम चैनल और टेलीग्राम चैनल है, जो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए आपके लिए है, और आप हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो सब एमसीक्यू और पीवाईक्यू चल रहा है, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए सारे सेक्शन। तो सभी जल्दी कनेक्ट होइए, सभी अपने रिस्पांस को भी दीजिए। गुड आफ्टरनून ज्योत्सना। आप क्लास में काफी दिनों से नहीं आ रही थी ज्योत्सना। एवरीथिंग इज फाइन? एक बार बता भी देना कि मेरी वॉइस और वीडियो आपको सही आ रही है या नहीं। एक बार कंफर्म करते हुए चलना, आपके मैसेजेस मुझे नहीं दिख रहे हैं ठीक से। तो एक बार आप लोग बताते जाना कि मेरी वॉइस और वीडियो आप लोग को सही आ रही है या नहीं, तब फिर हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। गुड आफ्टरनून माही। ओके, क्लियर है। थैंक यू माही बताने के लिए। और रेनू तिवारी, गुड इवनिंग। ओके, इसीलिए मैंने पूछा कि सब कुछ सही है या नहीं। चलेगी क्लास, बिल्कुल चलेगी ज्योति। आगे हम लोग बढ़ते हैं। मैसेजेस मेरे में शो नहीं हो रहे थे, तो मुझे डाउट हो रहा था कि ये सब कुछ क्लियर है या नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैं एवरीडे आप लोग को बताती हूँ कि हमारी क्लासेस के टाइम शेड्यूल होते हैं, वो थोड़े से जो नए बच्चे हैं उनको भी पता चल जाए, इसलिए बता देती हूँ कि आपकी क्लासेस जो वर्षा मैम लेती हैं 9 AM पे, चंद्रशेखर सर मैथ की लेते हैं, सुखवंती मैम का टाइमिंग चेंज हो गया है, वो 7 PM हो गया है इंग्लिश का। और 3 PM सीडीपी का क्लास मैं लेती हूँ। सोनाली मैम ईवीएस की क्लास लेती हैं 6 PM पे, और आरती मैम हिंदी की लेती हैं। ठीक है, चलिए ज्योत्सना अपनी तबीयत का सही ख्याल रखिए। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग हेल्थ से भी अच्छे रहे, हर तरीके से अच्छे रहे, ताकि आपका एग्जाम भी बहुत अच्छे से जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए तैयारी हो रही है, और ये लाइव क्लासेस आपकी फ्री हैं। और आज जो हम पीवाईक्यू करेंगे 2018 का पेपर करेंगे, जो ऑफलाइन पेपर हुए थे आपके, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर जुड़िए, ताकि सारे क्वेश्चन सबके सॉल्व हो सके, सब सही से कर सके। ठीक है, और किसी को कोई डाउट भी हो तो बिल्कुल पूछना। ठीक है, गुड आफ्टरनून प्रतीक्षा, गुड आफ्टरनून रोहित जी। और कल जो एक क्वेश्चन मैंने 29 का कराया था ना, उसका सी ही राइट आंसर होगा। ठीक है, जो निगेटिव में आपका पूछा था। ठीक है, जब मैंने उसको क्वेश्चनायर से मिलाया था तो उसने आंसर 2 सही किया था। मैं हर क्वेश्चन को 2 बार रीचेक करती हूँ, तो वो रीचेक में ही कल ज्यादा मिस्टेक हो जाती है।
तो वो आंसर सी ही राइट आंसर होगा। कल मैंने फिर से सर्च किया तो उसका जो आंसर सी राइट होगा, मैंने बोला ही था कि आंसर सी राइट होगा, बट वो क्वेश्चन आंसर शीट से मिलाने में वो गलती हो गई थी, ठीक है। आंसर शीट में आंसर 2 दिया था, ठीक है। चलिए, और माहिर जी ने बैंडुरा का बोला है सामाजिक सिद्धांत बताने के लिए, तो मैं बिल्कुल बताऊंगी। आज की पीपीटी में मैंने उसको नहीं रेडी किया था माहिर जी, इसलिए आज नहीं बताऊंगी। कल सैटरडे फर्स्ट हम बैंडुरा को डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। ओके, रोहित जी का 24 सही हो गया। चलिए, ठीक है ज्योति जी, जो उसका सी आंसर सही होगा। मैंने भी सी ही बताया था, मेरे दिमाग में भी सी था, बट वो जो क्वेश्चनआयर में मैंने चेक किया था, है ना, हर आंसर को मैं एक बार क्वेश्चनआयर से रीचेक कर लेती हूँ, तो उसमें वो 2 था, लेकिन राइट आंसर सी ही होगा, ठीक। और बेंडुरा का कल हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक सिद्धांत, उसके बाद फिर हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से, फिर आंसर सभी करना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट? Certain aspects of development are influenced more by heredity and other more by environment. A child's ability to learn and perform is completely decided by the genes. Good care and nutrition diet can fight off any disorder a child is born with. Environment plays a significant role only in the child's language development. निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसकी भूमिका के बारे में सत्य है? आनुवंशिकता और पर्यावरण के बारे में कौन सा कथन सत्य है, इसको आपको बताना है। विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता से अधिक प्रभावित होते हैं और दूसरे पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। एक बच्चे की सीखने की क्षमता और प्रदर्शन पूरी तरह से जीन द्वारा तय होता है। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार एक बच्चे के किसी भी विकार से लड़ सकता है के साथ पैदा होता है। अच्छा खान-पान से ही मतलब उसके सारे बीमारी दूर हो सकते हैं, इस बात को कहा जा रहा है। फोर्थ बोल रहा है कि पर्यावरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, भूमिका केवल बच्चे की भाषा में विकास के लिए। हाँ, आंसर भी आने शुरू हो गए हैं, वेरी गुड। बिल्कुल, बिल्कुल सही आप लोग का दे रहे हैं। मैंने हमेशा बताया था कि विकास और पर्यावरण पे आनुवंशिकता और पर्यावरण का दोनों का प्रभाव विकास पे पड़ता है। कहीं पे आनुवंशिकता ज़्यादा होती है, कहीं पे पर्यावरण। दोनों में जो होता है ना 50-50 वाला रेशियो नहीं चलता, कहीं पे आनुवंशिकता ज़्यादा होती है, कहीं पे पर्यावरण। ठीक है? तो ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which one of the following statement cannot be attributed to Piaget's theory? Development occur in a quality stage. Children construct and use knowledge about their world. Learning takes place through constant practice. Constant practice. Children act on their environment. निम्नलिखित में से कौन सा बयानों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता प्याजे के सिद्धांत के अनुसार? ठीक है, ठीक है। ये आप क्वेश्चन पूछ रही हैं ज्योत्सना, ये फ्रॉइड की थ्योरी है, ठीक है ना? फ्रॉइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का है, ठीक है ज्योत्सना? ये आपके सीटेट में नहीं है, बट आप पढ़ना चाहती है तो मैं बिल्कुल बता दूंगी। लिबिडो एक है जो फ्रॉइड जी ने बताया था अपनी थ्योरी में, उसके अकॉर्डिंग ये चीज होता है। मैं इसको आपको कल इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन ये फ्रॉइड की थ्योरी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की बात आपने पूछी है ज्योत्सना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बयानों के जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता प्याजे के सिद्धांत में? विकास किस में होता है? गुणात्मक चरण में होता है। बच्चे निर्माण और उपयोग करते हैं उनकी दुनिया के बारे में ज्ञान। सीखना किसके माध्यम से होता है? निरंतर अभ्यास के द्वारा होता है। बच्चे अपने आप पर कार्य करते हैं। पर्यावरण। थोड़ा हिंदी इसका जो ट्रांसलेट मैंने किया ना, तो बहुत ही अजीब, वो बिल्कुल एक्यूरेट वर्ड को ही ट्रांसलेट कर दिया, तो थोड़ा सा इंग्लिश मीनिंग पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मुझे भी थोड़ा सा हिंदी समझने में बहुत दिमाग लगाना पड़ा, इंग्लिश को अगर देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सभी का।
तो पूछ रहा है कि कौन से प्याजे की थ्योरी के लिए में वो सही नहीं है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू प्याजेस थ्योरी। तो विकास किस में होता है, गुणात्मक चरण में होता है, बिल्कुल सही बात है। बच्चे निर्माण उपयोग करते हैं, अपनी दुनिया के बारे में स्वयं निर्माण करते हैं, बिल्कुल सही बात है। और बच्चे अपने आप में कार्य करते हैं पर्यावरण में, ठीक है, ये भी बिल्कुल है कि लर्निंग बाय डूइंग होता है, बच्चे अपने पर्यावरण में खुद से कार्य करना सीखते हैं। तो ये जो तीनों बातें हुई प्याजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। जो सही बात नहीं है कि हमें क्या करना, प्रैक्टिस नहीं करना, निरंतर अभ्यास नहीं करना है, ठीक है। ये किसने बोला था, थॉर्नडाइक जी का था, ठीक है। तो यहाँ पे जो नहीं होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, ठीक है। सभी ने ए बोला था, लेकिन विकास किस में होता है, गुणात्मक चरण में होता है। प्याजे जी ने बिल्कुल ये बात बोली है कि जो विकास होता है वो गुणात्मक होता है। चलिए, टू का सभी ने ए कहा था, बट इसका जो राइट आंसर होगा वो थ्री, ये सीखना किसके माध्यम से होता है, निरंतर अभ्यास द्वारा होता है। ये प्याजे जी ने नहीं बोला था, ये थॉर्नडाइक जी की बात है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो टू का राइट आंसर किसी का नहीं आया था, अभी सब सही करके बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ द प्री ऑपरेशनल थॉट। कौन सा इसमें है जो प्री ऑपरेशनल के विचारधारा नहीं है। टेंडेंसी ऑफ कॉन्सेंट्रेट, डेवलपमेंट ऑफ द सिंबॉलिक थॉट, इगोसेंट्रिक या रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक का विकास, विचार, अहंकारवाद या अपरिवर्तनीयता। क्वेश्चन आप लोग को क्लियर दिख रहे हैं ना, बिल्कुल। कुछ क्वेश्चन बहुत लॉन्ग होते हैं, थोड़ी सी स्पेस कम हो जाती है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है मुझे क्वेश्चंस को एडजस्ट करने में। आई होप आप लोग को क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ द प्री ऑपरेशनल थॉट। कौन सा एक विचारधारा जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज की नहीं है, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा। ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मकता का विकास, विचार, अहंकारवाद या अपरिवर्तनीयता, ठीक है। तो प्री ऑपरेशनल का तो सबसे पहले सिंबॉलिक थॉट है ये कि बच्चे सिंबॉलिक संकेतों के माध्यम से खेलते हैं। जैसे मैंने आपको उस दिन रिवीजन क्लास में बताया था कि बच्चा अगर घोड़े को इमेज करता है तो वो एक झाड़ू को घोड़ा बनाकर उस पे बैठ के खेलता है। तो ये होते हैं सिंबॉलिक, मतलब किसी भी चीज को लेकर सिंबॉलिक जो चीज वो इमेज करता है उसको किसी न किसी के माध्यम के द्वारा वो सिंबॉलिक माध्यम से खेलता है, ठीक है। हाँ, प्रियंका जी ने आंसर कर दिया। हाँ, अहंकारवाद होते हैं इगोसेंट्रिक बच्चे। सेंसरी और प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे इगोसेंट्रिक होते हैं, वो खुद में अकेले बात करते हैं, अपने एस्पेक्ट को ही सही समझते हैं, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझते हैं, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लेते हैं, ठीक है। अहंकारवाद भी है। अपरिवर्तनीयता यानी कि रिवर्सिबिलिटी उनके अंदर नहीं होती। अगर उनसे बोला जाए कि 4+2 = 6 होता है, लेकिन अगर वहीं पे हम बोल दें कि 6 - 2 = 4 होता है, ये वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये मैंने इरिवर्सिबिलिटी का एग्जाम्पल दिया है। तो जो तीनों आपके इगोसेंट्रिक, इरिवर्सिबिलिटी और डेवलपमेंट ऑफ सिंबॉलिक थॉट, ये तीनों प्री ऑपरेशनल स्टेज के हैं। जो नहीं है वो क्या है, वो किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करके इतना विचार विमर्श करके नहीं सोचते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ए होगा, ठीक है। क्वेश्चंस के लेवल्स को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसको जब आप समझेंगे ना तब राइट आंसर करेंगे। प्रियंका जी ने बिल्कुल सही आंसर किया था, प्रियंका कुमारी ने ए किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, प्ले यानी खेलने की महत्वपूर्ण भूमिका छोटे बच्चों के विकास में निम्नलिखित कारण है सिवाय एक के। बाकी सब खेलने के लिए अच्छे हैं, जो एक खेलने के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं बताया गया है उसको आपको बताना है, ठीक है। प्ले हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन फॉर द फॉलोइंग रीजन एस्पेक्ट। वे अपने ऊपर महारत हासिल करते हैं शरीर में होता है, दे गेन मास्टरी ओवर देयर बॉडी, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, इट स्टिमुलेट देयर सेंस, यह सिर्फ एक सुखद तरीका है समय बिताने का, इट इज जस्ट अ प्लीजेंट वे टू स्पेंड टाइम,
वे नए कौशल प्राप्त करते हैं और जानने कि उनका उपयोग कर सके, उसको कैसे-कैसे उपयोग कर सके। दे एक्वायर न्यू स्किल्स एंड लर्न व्हेन टू यूज़ देम। खेल की क्या भूमिका है एक बच्चे में सिवाय एक जो है कि वो नहीं सही आपकी व्याख्या करता है। ज्योति जी बोल रही हैं 4 का बी। तो यहाँ पे बता दूँ कि बच्चे जब खेलते हैं तो उनका शारीरिक विकास होगा तो दे गेन मास्टरी ओवर देयर ओन बॉडी, अपने शरीर का विकास तो करेंगे उसमें, वो चीज़ जितना खेलेंगे उनका शरीर का विकास होगा, बिल्कुल सही है। यह इंद्रियों को उत्तेजित करता है, यानी कि जो भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, हम जब खेलते हैं तो अपनी इंद्रियों का उपयोग करते हैं। कोई कलरफुल चीज़ आई तो हमारी आँखें उस पे अट्रैक्ट होती हैं, तेज़ ध्वनि आती है तो हम उधर सुनते हैं, ठीक है ना? तो ये चीज़ें उत्तेजित करती हैं खेलने के लिए, है ना? तो ये भी सही है। जो एक बात है कि सिर्फ़ खेलना क्या है, समय बिताना और एक प्लीज़ेंट वे है, तो ये जो बात कही गई है खेलने के बारे में, ये गलत है, ठीक है ना? तो वे नए कौशल प्राप्त करेंगे और उसका उपयोग भी करेंगे। दे एक्वायर न्यू स्किल्स एंड लर्न व्हेन टू यूज़ देम। ठीक है, वो बिल्कुल सही है, खेलने के माध्यम से वो नई-नई चीज़ें, नए-नए कौशल करेंगे और उसको कैसे यूज़ करना, उसको भी सीखेंगे। तो इसका जो आंसर होगा 4 वो भी सही होगा, जो गलत है वो क्या है, वो 3 कि ये केवल एक खेलने के लिए और टाइम पास के लिए गेम नहीं बनाया गया है। ठीक है? हाँ, जानकी जी जो आंसर कर रही हैं, वो बिल्कुल सही इन्होंने कहा है। शाहीन ने आंसर किया है सी, तो वो बिल्कुल सही है, शाहीन ने आंसर किया है। ठीक है, प्रतीक्षा भी सी बोल रही हैं। 4 का डी नहीं होगा। नए कौशल जितना हम खेलते हैं तो हमको पता है कि हम खेल के द्वारा भी बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है? और जो चीज़ हम सीखेंगे उसका उपयोग भी हम आगे चलकर कर सकते हैं, है ना? तो खेल को इतना हल्का नहीं समझना चाहिए कि खेलना नहीं चाहिए तो खेलने से कुछ नहीं होता, खेलने से भी बहुत सारे नॉलेज हम गेन करते हैं। कई तरह के गेम्स होते हैं, आप घर में भी खेलते हैं, बाहर भी जाते हैं, है ना? तो खेलना क्या होता है, दे एक्वायर न्यू स्किल्स एंड लर्न व्हेन टू यूज़ देम, और हम उसको कैसे यूज़ कर सकेंगे। ठीक है? क्लियर है सभी को? कोई कन्फ्यूज़न इस क्वेश्चन में? हाँ, प्रियंका कुमारी जो कह रही हैं सी। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। Which one of the following question invites children to think critically? कौन से ऐसे चीजें जो बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग के लिए आगे वो करेगा, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? क्या आप इसका उत्तर जानते हैं या नहीं? यह उत्तर क्या है? क्या आप इसी तरह के बारे में सोच सकते हैं, स्थिति विभिन्न तरीके से क्या जिसे हम हल कर सकते हैं? ठीक है? डू यू नो द आंसर टू दिस? व्हाट इज द राइट आंसर? कैन यू थिंक ऑफ अ सिमिलर सिचुएशन? व्हाट आर द डिफरेंट वे इन विच वी कैन सॉल्व दिस? गुड आफ्टरनून दिलीप कुमार। हाँ माई जी, आज मेरे को भी थोड़ा फास्ट करना है, मुझे भी कहीं जाना है, तो मैं भी चाह रही हूँ कि मेरे क्वेश्चन थोड़े जल्दी हो जाएं। हाँ, बिल्कुल सही माही जो आंसर कर रही हैं, 5 का जो आंसर होगा वो डी बिल्कुल सही होगा कि विभिन्न तरीके से सोचने के लिए, जब क्रिटिकल थिंकिंग है कि हमें बच्चों को कई तरीकों से सोचने के लिए उन्हें उत्तेजित करना है कि वो कई आंसर्स को बता सके। बिल्कुल, बिल्कुल सही, सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब प्रोग्रेसिव एजुकेशन? प्रोग्रेसिव एजुकेशन को कौन सा लाइन सबसे ज्यादा अच्छा डिफाइन करता है? करके सीखना, परियोजना करना, विधि, सहकारी शिक्षा, विषयगत इकाई या नियमित इकाई, परीक्षण, रैंकिंग। ठीक है, व्यक्तिगत शिक्षा, क्षमता, छात्रों को समूहीकृत करना, लेबल करना, परियोजना, विधि, क्षमता, समूहीकरण या रैंकिंग। कौन सी है प्रोग्रेसिव एजुकेशन के लिए सबसे अच्छी बेस्ट लाइन है? तो ऐसा करिएगा, लर्निंग बाय डूइंग, प्रोजेक्ट मेथड, कोऑपरेटिव लर्निंग, थीमेटिक यूनिट्स, रेगुलर यूनिट, टेस्ट रैंकिंग, पर्सनलाइज्ड लर्निंग, एबिलिटी ग्रुपिंग, लेबलिंग स्टूडेंट, प्रोजेक्ट मेथड, एबिलिटी ग्रुपिंग, रैंकिंग। हाँ, बिल्कुल सही आ रहा है कि लर्निंग बाय डूइंग। प्रोग्रेसिव एजुकेशन यही बातें करता है कि चॉइस सेंटर्ड होना चाहिए और जो लर्निंग कैसी होनी चाहिए, करके सीखने पे।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है इसके लिए। 6 का ए बिल्कुल बिल्कुल सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोग्रेसिव एजुकेशन एक्सप्लेन एजुकेशन इट लाइफ इटसेल्फ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील के बारे में बयान शिक्षा बताती है कि शिक्षा क्या है? जीवन ही। ठीक है, स्कूली शिक्षा होनी चाहिए, जब तक संभव हो तब तक जारी रखें। स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन से सीख सकते हैं अनुभव। स्कूलों में शिक्षा होनी चाहिए सामाजिक और प्रकृति को प्रतिबिंबित करके संसार के साथ। जीवन ही सच्चा शिक्षक है। School education should be continue as long as possible. School are not required. Children can learn from their life experience. Education in school should reflect the social and natural world. Life is true educator. हाँ, दिलीप कुमार जी का आंसर भी आ गया 7 के सी। माही भी बोल रही है सी, रोहित भी बोल रहे हैं सी। हाँ, बिल्कुल सही है कि स्कूल में शिक्षा होनी चाहिए सामाजिक संदर्भ को देखते हुए, उसको लेते हुए, ठीक है? सभी का आंसर सही आ रहा है 7 के लिए सी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है किसका योगदान माना जाता है कोहलबर्ग के सिद्धांत के लिए? उनके सिद्धांत ने एक का समर्थन किया, संज्ञानात्मकता के बीच संबंध, परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता। सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण है प्रक्रियाओं का। यह नैतिक तर्क के बीच में एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है और कार्रवाई। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ कोहलबर्ग्स थ्योरी? His theory has supported an association between cognitive maturity and moral maturity. The theory has elaborate testing procedure. It established a clear relationship between moral reasoning action. His belief is that children are moral philosopher. हाँ, दिलीप कुमार बोल रहे हैं 8 का ए, स्वाति भी ये बोल रही हैं, रूबी, ज्योति, प्रतीक्षा, शाहीन, स्वाति। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आप लोग का आ रहा है इसके लिए, क्योंकि सिद्धांत में किसने संज्ञानात्मकता के बीच में परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता की बात कही गई है। बिल्कुल सही आ रहा है सभी का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रिफर्स टू, समीपस्थ विकास का क्षेत्र संबंधित करता है वह चरण जब अधिगम विकास संभव है। विकासात्मक चरण कब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। एक संदर्भ जिसमें बच्चे कर सकते हैं लगभग उन पर कार्य निष्पादित करे सही स्तर के साथ खुद का सहारा, मतलब किसी के सहारे के आधार पर वो कार्य को बेहतर तरीके से कर सके। ठीक है, एक संदर्भ में जिसमें बच्चा सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। सीखने का मुद्दा कब समर्थन वापस लिया जा सकता है? द फेज व्हेन मैक्सिमम डेवलपमेंट इज पॉसिबल। सेकेंड है द डेवलपमेंट फेज व्हेन चाइल्ड टेक्स कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग। थर्ड है अ कॉन्टेक्स्ट इन विच चिल्ड्रन कैन ऑलमोस्ट परफॉर्म अ टास्क ऑन देयर ओन विद द राइट लेवल ऑफ सपोर्ट। फोर्थ है आपका द पॉइंट इन लर्निंग व्हेन सपोर्ट कैन बी विड्रॉ। बिल्कुल सही आ रहा है माही, ज्योति, स्वाति, प्रतीक्षा, हाँ, प्रियंका, रूबी, सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। 9 का जो आंसर होगा वो हमारा सी होगा कि किसी के मदद के द्वारा वो खुद किसी कार्य को कितने बेहतरी से कर सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एन एंड्रोजीनियस मतलब उभयलिंगी, ठीक है, व्यक्तित्व स्त्री वाले पुरुष को संदर्भित करता है लक्षण, मतलब जो उसके में स्त्री है वो पुरुषों जैसे लक्षण संदर्भित होता है में है, आमतौर पे मर्दाना माना जाता है या स्त्री लक्षण, यानी दोनों में स्त्री और पुरुष के गुण समाहित हो। ठीक है, दोनों गुण रहते हो। और मुखर होता है अभिमानी, टेंडेंस टू असर्टिव एंड एग्रोनेंट। रूढ़िवादी लिंग का पालन करता है समाज में प्रचलित भूमिकाएं। ठीक है, आपको बताना है कि जो उभयलिंगी व्यक्तित्व होते हैं वो किस विशेषता को संदर्भित करते हैं। रिफर टू मैन विथ feminine traits has a balance of what are generally considered masculine and feminine traits, tends to be assertive and arrogant,
ठीक है। 10 का सभी ए बोल रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि स्त्री जो है ना वो पुरुष को संदर्भित नहीं करती। इसमें जो गुण होता है उसमें आपके जनरली क्या होते हैं, फेमिनिन भी कंसीडर होते हैं और आपके मैस्कुलिन, दोनों गुणों को जो दोनों गुण प्रदर्शित होते हैं, दोनों को संदर्भित करते हैं, दोनों गुण होते हैं, वो होते हैं उभयलिंगी या एंड्रोजीनियस व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं। ये आपके पर्सनालिटी चैप्टर से है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हमारा सेकंड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चे लिंग भूमिकाएं प्राप्त करते हैं। चिल्ड्रन एक्वायर जेंडर रोल्स थ्रू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्ट। ठीक है, सिवाय इसके। ठीक है, मीडिया, सामाजिकरण, संस्कृति या ट्यूशन। चिल्ड्रन एक्वायर जेंडर रोल्स थ्रू ऑल द फॉलोइंग एस्पेक्ट। मीडिया, सोशलाइजेशन, कल्चर या आपके ट्यूशन है, ट्यूटोरिंग। क्वेश्चन नंबर 11 का सभी आंसर करना। हाँ, बी का प्रियंका आपने सही, 10 का बी बताया है, बिल्कुल सही है। उसका आंसर जो होगा वो बी होगा। एक व्यक्ति जिसमें दोनों गुण परिलक्षित हो वो उभयलिंगी होते हैं, यानी पुरुष वाले और स्त्री वाले दोनों गुणों। हाँ बिल्कुल सही, स्वाति ने आंसर किया है आपका डी। तो बाकी सभी जेंडर के वो करेंगे प्रभावित, जो ट्यूशन होगा वो उसको नहीं प्रभावित करता है। इसका राइट आंसर होगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मानकीकृत की आलोचनाओं में से एक परीक्षण यह रहे कि वन ऑफ द क्रिटिक्स ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैज बीन दैट वे काफी हद तक प्रतिनिधित्व करते हैं मुख्य धारा की संस्कृति को, इसलिए पक्षपातपूर्ण होते हैं, उनकी भाषा मुश्किल है समझना, परीक्षण बड़ी आबादी पर प्रशासित नहीं किए जा सकते, वे एक स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं एक बच्चे की क्षमता में। जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की बात की गई है कि उसको किस रूप में आलोचना होती है उस टेस्ट की, आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 12 का सभी आंसर करना कि दे रिप्रेजेंट लार्जली द mainstream culture and therefore biased। हाँ, दिलीप कुमार जी ने आंसर किया है। हाँ, 12 का ए, बिल्कुल बिल्कुल सही किया है आंसर। सभी ने कर रहे हैं कि ये काफी बड़े उस पे होता है, लार्ज कल्चर पे होता है, तो ये बायस हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, प्रतीक्षा ज्योति, आप लोग का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, रोहित जी ने भी सही किया है। नेक्स्ट 13 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। The theory of multiple intelligence says that intelligence can be rapidly acquired. Intelligence can be of several kind. Paper pencil tests for not helpful। और फोर्थ है आपका intelligence can be multiplied by with effective pedagogy। एकाधिक बुद्धि का सिद्धांत कहते हैं, बहुबुद्धि का जो सिद्धांत होगा, बुद्धि बहुत तेजी से हो सकती है, त्वरित बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, पेपर पेंसिल परीक्षण नहीं है उपयोगी, बुद्धि परीक्षणों को गुणा किया जा सकता है प्रभावी शिक्षा शास्त्र के साथ। हाँ, ज्योति यादव जी आंसर कर रही हैं, बिल्कुल राइट आंसर कर रही हैं। जो इसका आंसर होगा कि बहुबुद्धि का सिद्धांत है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर किया ज्योति आपने। हाँ, रोहित जी का भी आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टीचर कैन यूटिलाइज बोथ असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग टू। किस लिए किया जाता है असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग? ठीक है, समेटिव और फॉर्मेटिव लर्निंग की बात हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सभी आंसर करना कि शिक्षक दोनों मूल्यांकनों का उपयोग कर सकते हैं, सीखने और मूल्यांकन के लिए सीखना, बच्चों की प्रगति को जानने और उपलब्धि स्तर के लिए, बच्चों की सीखने की जरूरतों को जाने और शिक्षण रणनीति का चयन करें तदनुसार, बच्चे के प्रदर्शन का आकलन आवधिक अंतराल और प्रमाणित कर सके उसके प्रदर्शन को, बच्चों की प्रगति की निगरानी करना और उनके भरने के लिए उपयुक्त लक्ष्य निर्धारित करे सीखने की कमियों को दूर करने के लिए। बिल्कुल ठीक है, मैं पास नहीं करा, टाइम दे रही हूँ आप लोग को, चलिए करिए। ठीक है,
knowledge children's progress and achievement level, know learning needs of child to select teaching strategy according. सभी भी बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जो बात हो रही है आपकी ना कि बच्चे की प्रगति को जानेंगे, प्रगति को कैसे जानेंगे? असेसमेंट करके, ठीक है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है? असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग उपलब्धि के स्तर को जानने के लिए, यानी कि वो बच्चा बीच में कैसा कर रहा है और लास्ट में उसका क्या रिजल्ट आ रहा है। तो इसका जो आंसर होगा ना वो हमारा फर्स्ट होगा, ठीक है? इसका जो आंसर होगा वो 1 होगा। समेटिव और फॉर्मेटिव असेसमेंट क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे बच्चों की प्रगति कैसी हो रही है और लास्ट में वो किस तरह से प्रगति कर पाए हैं। ठीक है, बी नहीं होगा। अगर केवल असेसमेंट होता ना कि हम बीच में असेसमेंट क्यों करते हैं, तो असेसमेंट अगर हम करेंगे तब उसमें हम करेंगे कि बच्चों की सीखने की ज़रूरतों को जानेंगे कि कहाँ वो क्या गलती कर रहे हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग जब हमको इनकी गलतियों को पता चलता है, फिर हम उसमें सुधार करते हैं और सुधार करके फिर हम उसके अकॉर्डिंग दूसरी नई उसको चूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो असेसमेंट करेंगे वो हम करेंगे बच्चों की प्रगति को भी जानेंगे और उनकी उपलब्धि स्तर को भी जानेंगे। ठीक है? रोहित जी बोल रहे हैं 5 गलत हो गया। कोई बात नहीं। जो हम मुझे लगता है जो ऑफलाइन पेपर हुए थे ना, वो थोड़े से क्वेश्चन का जो तरीका था पूछने का वो थोड़ा डिफिकल्ट था, बजाय जो ऑनलाइन पेपर में हुए थे आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा निरंतरता से संबंधित नहीं है व्यापक मूल्यांकन में? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रोहेसिव एवोल्यूशन? ठीक है? यह किसके द्वारा अनिवार्य किया गया है? भारत का शिक्षा अधिकार नियम द्वारा। इट हैज बीन मेंटेन्ड बाय द राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट ऑफ इंडिया। यह शिक्षण सीखने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। इट इज एंड द इंटेग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यह बच्चे पर केंद्रित है अलग अलग मामलों में उपलब्धि सीखने के क्षेत्र में। इट फोकस ऑन चाइल्ड्स अचीवमेंट इन डिफरेंट लर्निंग एरियाज। बच्चों को लेबल करना उपयोगी है। धीमी गरीब, यहाँ पे धीमी या पुअर सीधे गरीब निकाल दिया है और बुद्धिमान होने से। इट इज यूजफुल टू लेबल चिल्ड्रन एज स्लो पुअर आर इंटेलिजेंट, यानी वो धीरे सीखते हैं और कम हैं सीखने में, बुद्धिहीन कहेंगे या बुद्धिमान, इस तरह से कैटेगराइज करने के लिए। तो पूछ रहा है निम्नलिखित में से निरंतर और व्यापक मूल्यांकन किस लिए किए जाते हैं? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कॉन्टिन्यू। हाँ, हाँ, 15 का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है कि इसमें हमें क्या करना है, बच्चों को लेबल नहीं करना है। ठीक है? बच्चे के सभी क्षेत्रों को करना है, ये उसका है। बाकी तीनों वो सही हैं, जो गलत होगा वो हमारा क्या होगा? 4 होगा। बिल्कुल, बिल्कुल सभी का आंसर बिल्कुल सही है 15 का डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिफ्टेडनेस इन चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू। बताइएगा बच्चों में प्रतिभा हो सकती है, इसके लिए जिम्मेदार आनुवंशिकता के बीच एक अंतःक्रिया, पर्यावरण और आनुवंशिकता के बीच अंतःक्रिया होगा। एक संसाधन समृद्ध वातावरण हो, इस ये कारण हो सकता है प्रतिभाशाली बच्चे का। सफल माता पिता या एक अनुशासित दिनचर्या। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करिएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 16 सभी को दिख रहा है? प्रतिभाशाली बच्चे के लिए क्या जिम्मेदार होगा? आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच अंतर संबंध, एक संसाधन समृद्ध वातावरण, सफल माता पिता या अनुशासित दिनचर्या।
का डी बोल रहे हैं दिलीप कुमार। बाकी सभी आंसर करिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आनुवंशिकता भी इफेक्ट करती है और पर्यावरण दोनों होता है गिफ्टेडनेस के लिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हमारा 1 होगा। ठीक है, हेरिडिटी तो उसको इफेक्ट करेगी ही कि अगर माता पिता बहुत ज्यादा आईक्यू लेवल उनका हाई है तो बच्चे भी उस तरह होंगे। और दूसरा कि अगर उनको एनवायरनमेंट भी उस तरह का मिले अच्छा, तो वो चीजें भी उनको इफेक्ट करेंगी उसके जो भी आईक्यू है उसको और इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, सॉरी इसमें 2 हो गया, लेकिन जो आंसर होगा वो फर्स्ट होगा। ठीक है, इसमें गलती से मैंने 2 टाइप कर दिया है, बट इसका जो राइट आंसर होगा वो 1 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को एक कक्षा की आवश्यकता होती है पर्यावरण, जो उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, मूल्य और उनके सांस्कृतिक उपयोग और भाषाई ज्ञान, उनके उपयोग को हतोत्साहित करता है भाषा, ताकि वे सीख सके मुख्य धारा की भाषा को। बच्चों को किस आधार पे वर्गीकृत करना है? उनकी क्षमताओं के आधार पे उन्हें वर्गीकृत करने को बोल रहा है। गुड आफ्टरनून सबिता, लेट हो गई हैं आप क्लास में। ठीक है, हमारे 17 क्वेश्चन हो चुके हैं और मैं चाहती हूँ सारे बच्चे क्लास में आओ, सभी क्वेश्चंस को अटेंड करो। 17 का आंसर करिएगा। चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम द सोशियो इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज बैकग्राउंड नीड अ क्लासरूम इन्वायरमेंट विच, जो आर्थिक रूप से वंचित बच्चे होते हैं, जब वो क्लासरूम में आते हैं तो टीचर को उन्हें किस तरह से ट्रीट करना है, तो उनके अच्छा व्यवहार सिखाता है, मूल्य और उनके सांस्कृतिक उपयोग और भाषाई ज्ञान को वैल्यू करता है, उनके उपयोग को हतोत्साहित करेगा, और जो भाषा मुख्य रूप से सिखाई जा रही है उसके लिए फोर्स करे, ये आपसे बोल रहा है। बच्चों को किस आधार पे वर्गीकृत करना है? उनकी क्षमताओं के आधार पर। कैटेगराइज चिल्ड्रन बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी, उनके योग्यता के आधार पे उनको वर्गीकृत करना। हाँ, तो इसका जो राइट आंसर होगा कि उनके मूल्यों और वैल्यू के साथ उनको नॉलेज दिलाना। ठीक ठीक है, वैल्यूज एंड यूज देयर कल्चर एंड लिंग्विस्टिक नॉलेज। हाँ, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर किया है, 17 का बी होगा। हाँ, बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश में रचनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप कक्षा पर टिकी हुई है। The intervention needs for creative and talented children in the classroom rests on, ठीक है, rest on use the customized and stimulating instructional method by the teacher, giving extra time to them, being affectionate toward them, गिविंग देम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचिंग अदर चिल्ड्रन। ठीक है, उन्हें अतिरिक्त समय देंगे, उनके प्रति स्नेह करेंगे, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ने की जिम्मेदारी देने देना। एक रचनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए उनके टीचर को क्या करना, क्या करते रहना चाहिए क्लासरूम में? सभी 18 का ये बोल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही है कि क्या करेंगे, शिक्षक द्वारा अनुकूलित वातावरण देंगे, स्टिमुलस यानी जो भी उद्दीपक हो, निर्देशात्मक विधियों का उपयोग करेंगे। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही आंसर आप सभी ने किया है। जो इसका राइट आंसर होगा वो हमारा ए ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which one of the following way is not a suitable way to help hyperactive children learn? जो हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं उनके लिए क्या नहीं करना? निम्नलिखित में से कौन सा तरीका है मदद करने के लिए उपयुक्त तरीका नहीं है? अति सक्रियता बच्चे जो सीखते हैं, जो क्लास में एकदम सीधे बैठ नहीं सकते, उनका कंसंट्रेशन जो होता है वो बहुत लो होता है, वो होते हैं अति सक्रियता वाले बच्चे, हमेशा हाथ पैर हिलाना, बैठना,
ठीक है, उस तरह के बच्चों की बात हो रही है कि कौन सा मदद जो है उनके लिए हेल्पफुल नहीं है। किसी कार्य को छोटे में तोड़कर प्रबंधीय सेगमेंट में करना, वैकल्पिक तरीकों की पेशकश सीख, शारीरिक गतिविधियां उन सहित उनका दैनिक कार्यक्रम या उन्हें फटकार कर हटा देना अलग। ठीक है ना। प्रतीक्षा बोल रही हैं। अच्छा, 18 का आप आंसर कर रही हैं। 19 क्वेश्चन आंसर करिएगा सभी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही किया है माही, ज्योति, स्वाति, दिलीप कुमार, प्रियंका कुमारी। हाँ, अभी आप लोग के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं कि उन्हें हमें डाँटना, फटकारना नहीं है। उन्हें क्या करना है कि सारी जो चीज़ें हैं वो हम उनके लिए प्रोवाइड कराएँगे। ठीक है? हाँ, दिनेश पटेल जी, हाँ, बिल्कुल सही आंसर किया है 19 का डी, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा-सा हिंदी वर्ड टाइपिंग में सब इधर-उधर हो गया, इसलिए मैं एक्सप्लेन भी कर दे रही हूँ आप लोगों को। ठीक है? सविता जी, 19 का सी नहीं होगा, वो डी होगा। ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं। Patterns of divergent thinking identify children who are disabled, dyslexia, creativity या resilient। अलग अलग सोच के पैटर्न वाले बच्चों के जो अलग अलग तरीके से सोचते हैं वो बच्चे क्या कहलाते हैं? अक्षम कहलाते हैं, डिसलेक्सिया कहलाते हैं, रचनात्मक कहलाते हैं या पुनः स्थापित कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का सभी आंसर करिएगा। ठीक है, और जितने लोग मेरे साथ जुड़े हो, अगर सेशन अच्छा लगता है तो लाइक भी करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना कि बाकी लोग भी आपके क्लास से जुड़ें और इसका फ़ायदा ले सकें। ठीक है? हाँ, माही जी ने आंसर कर दिया है सी। हाँ, जो अलग-अलग तरीके से सोचते हैं, कई चीज़ों के बारे में सोचते हैं, वो क्रिएटिव चाइल्ड्स कहलाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही आंसर आप सभी ने किया है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा सी ही होगा। ठीक? तो बढ़ें आगे क्वेश्चन पर। चलिए आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब द वे इन विच अ टीचर कैन मॉडल प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्रॉम अ चिल्ड्रन इन द क्लासरूम। निम्नलिखित में से कौन से उन तरीकों का वर्णन नहीं करता है जिनमें एक शिक्षक कक्षा में बच्चों के लिए समस्या को हल करने के लिए एक मॉडल बना सकता है? किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करें। किसी चीज को हल करते समय गलतियां करने के बारे में ईमानदार रहें। सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावलियों का उपयोग करें या अभिसरण उत्तरों के साथ प्रश्न को पूछें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 समझिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है तरीका वर्णन करने का सही नहीं है। कक्षा में बच्चा एक शिक्षक जो मॉडल के थ्रू बच्चों को समझाता है, तो क्या चीज नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब द वे इन विच अ टीचर कैन मॉडल प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्रॉम चिल्ड्रन इन द क्लासरूम। ए बोल रहे हैं दीपक योगी। तो अगर हम बात करें तो ये तो सब भी हमें करना है ना, किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करें। डिस्कस योर थॉट प्रोसेस अबाउट सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम टीचर के द्वारा बताई गई उस पे डिस्कस करना भी चाहिए। बी ऑनेस्ट अबाउट मेकिंग मिस्टेक। हमें ऑनेस्ट अगर है बच्चा मेकिंग मिस्टेक की हमारे से ये गलती हुई है तो ये भी सही है। यूज वोकेबलरी लाइक थिंक आइडिया ट्रेड्स एंड डिफरेंट आंसर। बिल्कुल सही है, ये सब भी हमें करना है। जो हमें प्रमोट नहीं करना वो क्या करना है, अभिसरण उत्तर, यानी प्रश्न का एक ही उत्तर हो उस तरह के कन्वर्जेंट आंसर। कि एक प्रश्न पूछा, इसका सिर्फ पर्टिकुलर वही आंसर होना चाहिए, वही आंसर बताओ। ठीक है, इसका जो नहीं होगा वो होगा निगेटिव में पूछा है, इसलिए इसका फोर्थ होगा। ठीक है, हाँ, मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर किया है 21 का डी। ठीक है, दीपक योगी जी ने ए किया था इसलिए मैंने इसको क्लियर कर दिया। चलिए आगे पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन। कौन सा जो शब्द है इमोशन से रिलेट करता है? मेमोरी, फियर, अटेंशन या स्टिमुलस। निम्नलिखित में से कौन सी एक भावना है? स्मृति, डर, ध्यान या उत्तेजना। क्वेश्चन नंबर 22 को सभी देखिएगा और आंसर करिएगा। हाँ, सभी का आंसर 21 का डी बिल्कुल राइट आया है।
आपके मोबाइल में मैसेज नहीं आता है? सविता जी, जब आप यूट्यूब पे देखती होंगी तो मेरा थंबनेल दिखाता होगा, वहाँ पर नोटिफ़ाई मी कर देंगी, तो जैसे मेरी क्लास ऑन होगी ना, आपको वो शो होने लगेगा, ठीक है? इसीलिए वो नोटिफ़ाई मी दिया रहता है, तो जब भी मेरा थंबनेल आपको दिखे तो आप वहाँ पे नोटिफ़ाई मी कर दीजिएगा। 22 का बी, बिल्कुल, बिल्कुल सही आप सभी कर रहे हैं। स्मृति, ध्यान, उत्तेजना क्या है? ये सब हमारे ब्रेन के जो प्रोसेस है ना वो है। लेकिन जो इमोशंस हैं वो है डर, ठीक है ना? बिल्कुल, बिल्कुल सही बात कही आप सभी ने। बिल्कुल राइट आंसर दिया है। सेकंड इज़ द राइट आंसर, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? ठीक है, बच्चा वो क्या होता है, वो रोज जाता है 3 साल का बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ जैसे दूध लेने के लिए, तो वो क्या देखता है कि बूथ से दूध लिया जा रहा है, तो वो बच्चे उसके बारे में एक धारणा बना ली कि बच्चे के पास दुनिया का बहुत सीमित जोखिम है। बच्चे बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने पर उसका अनुभव पर आधारित है, क्योंकि वो दूध बूथ से खरीदता है। बच्चे ने कभी गायों को नहीं देखा है। बच्चे का परिवार बच्चे के उत्तेजक वातावरण प्रदान नहीं कर सकता है। ठीक है, उसने बच्चे ने क्या रिप्लाई किया कि एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ एक मशीन के द्वारा दूध उत्पादन किया जाता है, उसने बोला। हाँ, बिल्कुल दिलीप कुमार जी ने आंसर किया है, बिल्कुल सही किया है 23 का बी। क्योंकि चाइल्ड क्या कर रहा है, वो आंसर क्यों दे रहा है कि दूध वहीं से खरीद रहा है, तो वो उसने वही आंसर रिप्लाई किया कि वहाँ एक मशीन है जिसके द्वारा वो दूध उत्पादन किया जाता है। ठीक है, हाँ, रोहित जी बिल्कुल सही सही आंसर किया है। हाँ, सिंदेर कौर निधि गिरी, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही है। बहुत बच्चे हैं जो बहुत दिनों बाद मुझे क्लास में दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सारे बच्चों को नहीं देखती हूँ, मुझे सारे बच्चों के नेम भी याद हैं, सभी को मैं ध्यान से रखती हूँ कि कौन बच्चे मेरे क्लास में आते हैं। ठीक है? थैंक यू दिनेश जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ टीचर रोल? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ठीक है, बताइएगा। कक्षा में शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन बनाए रखना है। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का पालन करना चाहिए। संशोधन के लिए पर्याप्त समय छोड़कर समय पर पाठ्यक्रम पूरा करना महत्वपूर्ण है। एक आरामदायक स्थान बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। फेस नहीं, हाँ बिल्कुल सही, फेस नहीं पता है बट नाम सबके पता है मुझे। ओके, कोई बात नहीं, सेकंड डे है तो। लेकिन मैं मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जो बहुत दिनों बाद क्लास में दिख रहे हैं, और मैं सब बच्चों को मतलब नेम वाइज तो सारे बच्चों को मैं जान गई हूँ कि कौन कौन से क्लास में मेरे बच्चे आते हैं। 24 का बी, डी, सविता जी बोल रही हैं, ज्योति जी बोल रही हैं डी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही आंसर किया है कि हमें शिक्षक को क्या करना है, एक ऐसा माहौल देना है बच्चे जहाँ पर वो खुलकर आपस में बात कर सके और प्रश्न को पूछ सके। ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा 4 होगा। ठीक है? 4 इज़ द राइट आंसर। चलिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम इनकरेज रिच लर्निंग? रिच लर्निंग यहाँ अमीर से मत समझ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो ट्रांसलेट करता है इंग्लिश का ना, सीधे सीधे वही वर्ड गरीब अमीर सब कर देता है, बट उसके वर्ड को कुछ दूसरी तरीके से समझना पड़ता है। ठीक है, कमल कुमार राठी, गुड इवनिंग, वेलकम है आपका हमारे चैनल फिल्म फॉर्म में। आप फर्स्ट टाइम क्लास में आए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? कक्षा में प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्रियों के साथ एक कक्षा जो बच्चे की पहुंच से परे हो। सारे आपके जो भी मटेरियल है सब कुछ है, लेकिन वो बच्चों से दूर रखे जाएं। खुली गतिविधियां कोने के साथ एक कक्षा और खुली अलमारियों में विभिन्न प्रकार से बच्चों को साहित्य दिन के किसी भी समय सुलभ हो।
यानी सारी सुविधाएं हो और बच्चों के लिए सारी सभी फैसिलिटी को खोल दिया जाए उनके यूज के लिए। अलमारी में बड़े करीने से मतलब यहाँ सफाई से बात कही गई है, नीटली से व्यवस्थित सामग्री के साथ एक कक्षा जो मुफ्त खेलने के लिए सप्ताह में एक बार लगाई जाए। पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित, संरचित और नियोजित सीखने के साथ एक कक्षा हो। तो एक समृद्ध कक्षा की बात हो रही है कि वो किस तरह का होना चाहिए। तो सभी ने डी बोला है। तो थोड़ा सा इंग्लिश में भी जाते हैं। अ क्लासरूम विथ अ वैरायटी ऑफ मटेरियल डिस्प्लेड इन द क्लास बियॉन्ड द रीच ऑफ चिल्ड्रन सो दैट द मटेरियल लास्ट लॉन्गर। सामान खराब हो जाएगा इसलिए बच्चों की पहुंच से दूर रखो। अ क्लासरूम विथ ओपन एक्टिविटीज कॉर्नर एंड वैरायटी ऑफ चिल्ड्रन टू लिटरेचर इन ओपन सेल्फ्स accessible एनी टाइम ऑफ द डे। बच्चों के लिए पूरी क्या हो, सारी एक्टिविटीज रखी जाए, वैरायटी रखी जाए क्लासरूम में। हाँ, अभी अभी सभी ने बिल्कुल सही आंसर किया। माई ने बोला बी। डी नहीं होगा इसका, कि पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित, संरचित और नियोजित सीखने की एक कक्षा हो। केवल पाठ्यक्रम में एक पुस्तक को ही नहीं रखा जाए, ठीक है, सारी चीजों को रखा जाए। खुली गतिविधियों कोने के साथ कक्षा में खुली अलमारियां, विभिन्न प्रकार से बच्चों को साहित्य मतलब तरह तरह के बुक्स प्रोवाइड कराए जाए, उनको पढ़ने के लिए दिए जाए। जो वैरायटीज है क्लासरूम में हर चीज की, एक्टिविटीज की, वो रखी जाए, उनके लिए वो ओपन हो हर चीज के लिए। तो उस तरह का हमें प्रोवाइड कराना है, इनकरेज ना, रिच लर्निंग, समृद्ध कक्षा की बात कही जा रही है। तो जहाँ पे हर सुविधाएं बच्चों को प्रोवाइड कराई जाए, ऐसा हमारा क्लासरूम होना चाहिए। तो जो राइट आंसर हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, सेकंड होगा, ठीक है, डी नहीं होगा, ठीक है। अ क्लासरूम विथ स्ट्रक्चर बाय प्लानड लर्निंग एंड ड्राइवन बाय द टेक्स्ट बुक कंटेंट। केवल पाठ्य ज्ञान नहीं देना है हमें, हमें बच्चों को एक्स्ट्रा नॉलेज भी देना है। मारू पलटी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है। सब मारू पलटी, बिल्कुल ज्योति जी बिल्कुल सही करी है। सभी को बी डी वाले डिसलेक्सिया वाली प्रॉब्लम हो गई है। कमल कुमार जी पूछ रहे हैं कि केवीएस टीजीटी साइंस में एससी और एसटी को भी एससी में 5% का रिलैक्सेशन मिलता है क्या? अ, मिलना तो चाहिए बट मैं इसमें कंफर्म नहीं हूँ, मैं आपको कल बता दूंगी, ठीक है। चलिए, चलिए चुप भी हो जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ टेक्स्ट बुक इन द क्लासरूम? They are one of the resource and references material available in the class। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? चलिए ऐसा करिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तक की भूमिकाओं का सबसे अच्छा वर्णन करता है? वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हो। वे एक राज्य या राष्ट्र के सीखने में एकरूपता बनाए रखते हैं। वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षक और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वे एक संसाधन संचालित संदर्भ में आवश्यक शिक्षण संसाधन बनाते हैं। कमल कुमार जी, इसमें टीजीटी साइंस में एससी एसएसटी को भी जो आप पूछ रहे हैं ना, मुझे इसके बारे में ठीक से नहीं पता है बट मुझे लगता है कि मिलता है, ये रिलैक्सेशन मिलता है। बट मैं आपको कल कंफर्म बता दूंगी ना, जब तक खुद ना कंफर्म हो कोई चीज नहीं बतानी चाहिए। तो जहां तक मुझे आइडिया है कि मिलता है, लेकिन मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगी, ठीक है। तो कल मैं आपको क्लास में बता दूंगी। कमल कुमार जी, अगर मेरी बात आप तक पहुंच गई हो तो बता देती हूँ, ठीक है। चलिए 26 का सभी डी बोल रहे हैं। तो इसका 20 का क्या होगा कि कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ की सामग्री में से एक है। क्या केवल आप टेक्स्ट बुक से ही सिर्फ पढ़ाई करते हैं?
विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ टेक्स्ट बुक इन द क्लासरूम। वो क्या है, एक संसाधन के सामग्री के रूप में है, ठीक है ना, उपलब्ध संसाधन के रूप में है, ठीक है। मेरा नाम रितु है, ठीक है, रितु सिंह, ठीक है। सोनी जी आप भी पहली बार क्लास में आई हैं, इसलिए पूछ रही हैं, ठीक है। वेलकम है आपका फुल फॉर्म में। चलिए, तो जो मैं पूछ रही थी वो ये था कि कौन सा पाठ्य पुस्तक है वो सबसे अच्छा वर्णन करती है, तो वो क्या है, कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ में सामग्री में एक है, ठीक है। पूरा होल नहीं कह सकते हैं, वो एक संसाधन संचालित संदर्भ में सबसे आवश्यक शिक्षण साधन बनाते हैं, ये गलत होगा, ठीक है। जो राइट आंसर हमारा बनेगा वो ए होगा। संदर्भ सामग्री में एक है, यानी हम तो कई तरीकों से सीखते हैं, टीचर है, क्लासरूम है, हर चीज सीखने में है ना। टेक्स्ट बुक को एक पूछा है कि क्लासरूम में क्या है, तो वो एक संसाधन के रूप में है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन ऐसे ही डिफिकल्ट बनाए जाते हैं, लगते हैं कि दो आंसर सही हैं। अगर हम जो 4 आंसर आपने भी किया तो वो भी सही है, लेकिन आवश्यक दे दिया ना, इसलिए उसको हम नहीं मानेंगे। वे एक कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अभी इस 26 का प्रतीक्षा प्रियंका जी ने और रोहित जी ने आंसर किया था। ऊपर सब चले गए, अब नहीं दिख रहा है, बाकी जिनका दिख रहा है मैं उनका बता रही हूँ, इन्होंने सही आंसर किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द नेशनल करिकुलम फ्रेम 2005 ड्राइव्स इट्स अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने इसे प्राप्त किया से समझे। मानवतावाद, व्यवहारवाद, रचनावाद या संज्ञानात्मक सिद्धांत। चलिए 27 का सभी आंसर करिएगा कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क जो 2005 ने बात कही थी कि क्या है, मानवतावाद, व्यवहारवाद, रचनावाद या संज्ञानात्मक सिद्धांत। दिलीप कुमार जी का आंसर आ गया है। ओके, थैंक यू सोनी जी, पहली बार किसी ने मेरी वॉइस को अच्छा बोला, थैंक यू। हाँ, बिल्कुल सही, सभी का आंसर 27 का सी आ रहा है, जो रचनावाद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 का देखिएगा कि एक कक्षा में बच्चों को प्रेरित माना जा सकता है यदि वे बड़े करीने, यहाँ नीटली से बात हो रही है, साफ सफाई से, वे बड़े करीने से वर्दी पहनकर या यूनिफॉर्म जो होता है, वर्दी दे दिया, यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल आते हैं, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, सभी उपस्थिति में नियमित रहते हैं, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण मांगने वाले प्रश्न पूछते हैं। तो कैसे होने चाहिए बच्चों को प्रेरित करने वाला क्लासरूम। द चिल्ड्रन इन अ क्लास कैन बी कंसिडर्ड टू बी मोटिवेटेड इफ they come to school neatly dressed in uniform, they maintain discipline in the class, all are regular in attendance, they ask a question seeking clarification from the teacher. सिंधे कौर जी बोल रही हैं डी, ज्योति यादव डी, शाहीन बोल रही हैं डी, सबिता जी बोल रही हैं डी, दिलीप कुमार ने बोला डी। हाँ, सभी का आंसर बिल्कुल राइट आ रहा है। जो क्लासरूम में मोटिवेट करने वाला अगर होगा तो वो क्या होगा कि हर प्रश्न पे जब वो क्योरी करता हो कि क्यों है, कैसे है, स्पष्टीकरण मांगता हो, ठीक है। तो ये जो हमारा 28 का आंसर होगा, 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल टू इम्प्रूव चिल्ड्रंस लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों को बेहतर बनाने के लिए सबसे उपयुक्त सीखना है। नियमित मूल्यांकन परीक्षा होना चाहिए, आयोजित किया जाना चाहिए स्कूल में। शिक्षक को स्पष्ट करना चाहिए कि अलग अलग सामग्री का उपयोग करके उदाहरण और गैर उदाहरण प्रस्तुत करें, ठीक है। सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री कक्षा में होनी चाहिए। शिक्षक को सुविधा प्रदान करनी चाहिए कि बच्चों को प्रत्येक के साथ बातचीत करने के लिए अन्य वास्तविक जीवन से स्थिति पर। टीचर शुड फैसिलिटेट चिल्ड्रन टू इंटरेक्ट विथ ईच अदर ऑन रियल लाइफ सिचुएशन। थोड़ी सी हिंदी डिफिकल्ट है ना, तो इसलिए मैं आपको इंग्लिश में बता दे रही हूँ कि हिंदी मुझे भी नहीं समझ में आ रही है।
Which one of the following is the most suitable to improve children's learning? Regular assessment tests should be conducted. Teachers should explain the content using different example and illustration. एग्जाम्पल उदाहरण, और यहाँ उदाहरण 2 बार दे दिया, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में एग्जाम्पल एंड इलिस्ट्रेशन है. All types of learning material should be there in the class. Teachers should facilitate children to interact with each other on the real life. हाँ, माही ने आंसर कर दिया है डी, शाहीन बोल रही हैं डी, रोहित जी बोल रहे हैं डी. सी नहीं होगा, क्योंकि सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री कक्षा में होना चाहिए तो ठीक है, लेकिन बेहतर उपयुक्त सीखने के लिए क्या होना चाहिए? शिक्षक को ऐसी सुविधा प्रदान करनी चाहिए कि प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से बात कर सके और वास्तविक जीवन को उससे रिलेट करके कर सके कार्य को. तो हाँ, यहाँ पे करना टीचर शुड फैसिलिटेट चिल्ड्रन टू इंटरेक्ट विथ ईच अदर ऑन रियल लाइफ सिचुएशन. ठीक है, जब भी रियल लाइफ सिचुएशन या सामाजिक संदर्भ बाहरी जीवन से रिलेट करके बातें हों तो आंसर हमेशा उसी पर जाता है. सही, ठीक है. इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा 29 का 4 होगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. 30 लास्ट क्वेश्चन है, तो फटाफट सभी आंसर देना. नहीं नहीं, आपको उसमें नहीं आएगा. एक्चुअली ये क्वेश्चन जो मैं लेती हूँ इंग्लिश से लेती हूँ, तो जब उसका हिंदी ट्रांसलेटर कराती हूँ ना, तो वो जो हिंदी में आता है ना वो सीधे एक्यूरेट वही वर्ड ले लेता है, इसलिए ऐसा होता है. लेकिन जो पेपर में रहता है ना, वो पेपर में आपको हिंदी सही देगा, लेकिन पेपर के भी कुछ हिंदी वर्ड्स बहुत डिफिकल्ट होते हैं, समझ में नहीं आता है. नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी टाइम मैनेजमेंट में. माही, जो हिंदी के पेपर में आते हैं ना क्वेश्चन, वो सही आते हैं. जब उसको हम ट्रांसलेट करते हैं ना, हम लोग अपने ट्रांसलेटर में सही करते हैं, तो वो ट्रांसलेटर हिंदी सही से नहीं करता है, इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है. इसलिए मैं आप लोग को एक्सप्लेन करते बताते भी चलती हूँ. तो क्वेश्चन नंबर 30 को देखिएगा, फटाफट सभी आंसर करना. ठीक है, मुझे भी आज जाना है. ठीक है, सीखने के माहौल में जिस अनुशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है वह उस तरह का होता है जो मदद करता है बच्चों को अपने स्वयं के सीखने को विनियमित और निगरानी करना, चुप्पी पैदा करना. शिक्षकों को निर्देश देने के लिए बच्चे अपने पाठ को याद करते हैं. द डिसिप्लिन विच हैज द सिग्निफिकेंट रोल इन द लर्निंग एनवायरमेंट इज ऑफ काइंड विच हेल्प. ठीक है, इसका आंसर करिएगा सभी. बिल्कुल, बिल्कुल सही आंसर किया कि बच्चों को स्वयं के सीखने को विनियमित और निगरानी करना. ठीक है? हाँ, डिसिप्लिन क्या करता है? खुद को भी ऑब्जर्व करता है. ठीक है? रेगुलेट एंड मॉनिटर देयर ओन लर्निंग. बिल्कुल, बिल्कुल सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है. 30 का 1 होगा. ठीक है? तो आई होप थोड़े से क्वेश्चन इसके पूछने का तरीका अलग था, बट क्वेश्चंस वही रहते हैं आपके, तो प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ता है. ठीक है ना? नहीं नहीं, मैरिज पार्टी में नहीं जाना है. एक्चुअली हम लोग की यहाँ पे क्लब चलती है, लेडीज क्लब, तो उसमें हम मैं मेंबर हूँ. तो एज अ मेंबर मुझे पार्टिसिपेट करना जरूरी है. और वो 4 PM पे टाइम होता है, लेट से जाने पे पनिशमेंट भी मिलती है, इसलिए. ठीक है, लेकिन मेरा क्लास लेना बहुत इंपॉर्टेंट है पार्टी से. ठीक है, तो इसका राइट आंसर 1 होगा. ठीक है, और जितने भी बच्चे हो, अगर मेरी क्लास आपको हेल्पफुल लगती हो तो लाइक कर देना. ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू. और किसी तरह की प्रॉब्लम हो, जैसे माही जी ने बताया, और एक बच्चे ने बोला कि मैम आप बता दोगे पढ़ना, तो मैं जरूर, ज्योति जी ने शायद बोला था, तो आप ऐसे ही डाउट्स आप लेकर आओ. मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब आप डाउट्स पूछोगे और मैं क्लास में उसको बताऊं, है ना? तो मेरा भी ज्ञान बढ़ेगा, आपका भी ज्ञान बढ़ेगा. मेरी भी जो चीजें छूट चुकी है, मैं पढ़ना भूल चुकी हूँ, मुझे याद है, तो मेरा भी एक बार रिविजन हो जाएगा और आपको भी वो चीजें क्लियर हो जाएंगी. ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू. कल फिर मिलते हैं आपके डाउट्स और नए क्वेश्चंस के साथ. ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिएगा एंड कीप प्रैक्टिसिंग. चलिए, ओके, बाय बाय ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.